हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर कंटिन्यूस बीम के क्वेश्चन किए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि हमारे पास में दो स्पान्स है जिसके ऊपर पॉइंट लोड और यूडिल लगे हुए थे। उसका हमने एनालिसिस किया था यूजिंग दी क्लैपेरॉन्स थ्योरम और थ्री मूवमेंट थ्योरम भी उसको हम बोलते हैं। और उसके बाद में हमने थ्री स्पान्स का एक क्वेश्चन किया था। तो हमारे पास में अभी दो केस कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो हमारे पास में क्लैपेरॉन्स थ्योरम का थर्ड केस जो है वो है, अगर हमारा कंटिन्यूस बीम ऐसा हो जिसका वन एंड या फिर बोथ द एंड्स अगर फिक्स्ड हो, उसके लिए हम कैसे एंड मूवमेंट को डिटरमाइन करेंगे, कैसे एंड मूवमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आपको यहाँ पर एक कंटिन्यूस बीम दिख रही होगी जिसमें दो स्पान्स है, स्पान L1 एंड स्पान L2। स्पान L1 की लेंथ 8 मीटर है जबकि स्पान L2 की लेंथ 6 मीटर है। इसका मतलब ये हो गया हमारे डियर स्टूडेंट्स कि हमारे जो स्पान L1 है उसकी लेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्पान L2 से। क्लियर? लेकिन इसमें एक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसके सपोर्ट्स है, ये जो सपोर्ट A है, यहाँ पर पहले हमने लिखा था, पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो सपोर्ट था वो हिंज था और रोलर था। अब जो हमारा ये सपोर्ट है वो फिक्स्ड है और यहाँ पर B पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है और C पॉइंट पर हिंज सपोर्ट है। क्लियर? तो अब हमारे पास में एक नया केस आ गया है कंटिन्यूस बीम का, जिसमें एक सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड है और वन एंड जो है इसका फिक्स हो सकता है और बोथ भी एंड भी फिक्स हो सकते हैं। दोनों एक ही मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसका वन एंड फिक्स है। आपको अगेन मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा इसके बाद में जिसमें दोनों एंड फिक्स होंगे, वो क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके कि अगर हमारा कंटिन्यूस बीम का एक एंड फिक्स्ड है तो उसका हम कैसे मूवमेंट फाइंड करेंगे, उसके बारे में आज बात करते हैं। हमें इतना पता है कि फिक्स्ड एंड पर मूवमेंट डेवलप होता है, जबकि रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट पर अगर वो एंड पॉइंट पर है तो वहां पे मूवमेंट जीरो होता है। हमने ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर भी पढ़ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर पहले स्टेप लिखा दिए थे, उन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसका हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम बनाना यूजिंग द क्लैपेरॉन्स थ्योरम। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप था BMD कैलकुलेशन। स्टेप नंबर फर्स्ट, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैलकुलेशन। अब आपको एक डिफरेंस आपको यहां पे जानना है कि अगर हमारे एग्जाम में कंटिन्यूस बीम का एक एंड या बोथ दी एंड अगर फिक्स्ड आ जाते हैं तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा स्टेप तो वही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, थोड़ा सा चेंज है वो आपको ध्यान देना है। वो चेंज क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा जो एंड A है ये फिक्स्ड है और एंड C है वो फिक्स्ड नहीं होके क्या है, हिंज सपोर्ट है। तो जब हमारा कोई एंड कंटिन्यूस बीम का अगर फिक्स्ड होता है तो हमें क्या मानना पड़ता है कि इसके लेफ्ट एंड पर भी एक स्पान है। इस स्पान को मानेंगे इमेजिनरी स्पान, एक काल्पनिक स्पान यहां पर हम इसको मानते हैं। ठीक है? तो अगर ये स्पान L1 है, ये L2 है, तो इसको हम मानेंगे L0। ठीक है? अब इसकी जो लेंथ होगी, जो हमने इसको डैश लाइन से डिनोट किया है, ये स्पान जो होगी फिक्स्ड एंड के इधर की तरफ, उसको मानेंगे इसकी लेंथ को L0। The L0 is the length of the imaginary span which is left side of the fixed end। क्लियर? अगर यहां पर होता ये फिक्स एंड, अगर यहां पर होता तो यहां पर भी हम इसको क्या मानते, ये L1 था, ये L2 था, तो इसको हम मानते L3। क्या मानते? L3 मानते। लेकिन L3 की लेंथ जो हम लेते वो 0 लेते। क्या लेते? 0 लेते, क्योंकि हमारे पास में स्पान रियल में है ही नहीं, हम उसको इमेजिन कर रहे हैं। अगर इमेजिन कर रहे हैं तो वहां पर इसका लेंथ क्या होगा, 0 होगा। वहां पर लोड भी क्या होंगे, 0 होंगे। लोड के कारण मूवमेंट्स भी क्या होंगे, 0 होंगे। बस हमें मान के चलना है, क्योंकि हमारी क्लैपेरॉन्स थ्योरम है वो पर्टिकुलर टू स्पान्स केस में वैलिड है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमें मूवमेंट A पॉइंट फाइंड करना है तो ये मूवमेंट यहां पर आएगा L0 का और यहां से आएगा L1 का। तो यहां पर जो फिक्स एंड पर मूवमेंट जो डेवलप होगा, जो मूवमेंट A पे प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, MA।
वो एम ए कब आएगा? जब हम क्लेपेरॉन्स थ्योरम या फिर थ्री मूवमेंट थ्योरम लगाएंगे बिटवीन द स्पान एल नॉट मतलब L0 एंड L1 के बीच में। और यहां पर देखिए ये बी पॉइंट पर मूवमेंट आएगा, एम भी एक आएगा, L1 का एक आएगा, L2 का। ये भी कैसा आएगा? जब हम क्लेपेरॉन्स थ्योरम या फिर थ्री मूवमेंट थ्योरम को लगाएंगे L1 और L2 के बीच में। क्लियर? अब हमारे पास में एम ए आ गया, एम बी आ गया, एंड देन जब बात करेंगे एम सी की, तो मूवमेंट सी पॉइंट पर तो हमें पता है कि जब ये हमारा ये कंटिन्यूअस बीम का हमारा एंड पॉइंट है, टर्मिनल है, और टर्मिनल पे देखिए हिंज सपोर्ट है, तो कभी भी हिंज सपोर्ट जब टर्मिनल पे लगा होता है, एंड स्टेशन पे लगा होता है, एंड पॉइंट पे लगा होता है, तो वहां पे मूवमेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जीरो होता है। तो यहां पर हमें मूवमेंट जो है तीन है, एक एम ए है, एक एम बी है, एक एम सी है, लेकिन यहां पर मूवमेंट एम ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी, कुछ न कुछ आएगी, और मूवमेंट बी की वैल्यू भी कुछ न कुछ आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि मूवमेंट सी पे जो मूवमेंट होगा वो जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा। यही हमें फाइंड करना है एम ए की वैल्यू यूजिंग द क्लैपेरॉन्स थ्योरम और थ्री मूवमेंट थ्योरम। यही हमें फाइंड करना है एम बी यूजिंग द क्लैपेरॉन्स थ्योरम और थ्री मूवमेंट थ्योरम। यही हमें फाइंड करना है एम सी, लेकिन एम सी की वैल्यू क्या होगी? वो जीरो होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर 1 विच इज बीएमडी कैलकुलेशन। अब हमारे पास में यहां पर फिक्स एंड आने के बाद में हमारे पास में अब जो स्पान है वो तीन है, रियल में तो दो है, L1 एंड L2, लेकिन अब हमारे पास में यहां पर स्पान तीन हो गई है। जब भी कभी फिक्स एंड आता है तो हम उसके उधर की साइड में, अगर फिक्स एंड हमारा बीम कंटिन्यूअस बीम का लेफ्ट में है तो उसके लेफ्ट साइड में ए के आगे की तरफ एक इमेजिनरी स्पान मानते हैं जिसकी लेंथ क्या लेते हैं? L0। ठीक है, इसी तरह के इस तरह से अगर वो लेफ्ट एंड पे ना हो फिक्स एंड, अगर राइट एंड पे हो तो भी हम इसके इधर की तरफ स्पान मानेंगे जिसकी लेंथ L3 L4 कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द स्पान इन दिस कंटिन्यूअस बीम। ओके, तो कैसे फाइंड करते हैं? स्टेप हमारे वही रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाक से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम बीएमडी कैलकुलेशन करेंगे, वही स्टेप आपको फॉलो करना है। 4 स्पान L0, 4 स्पान L1, 4 स्पान L2। L1 की लेंथ है 8 मीटर, L2 की लेंथ हमारे पास में 6 मीटर, और L0 की लेंथ क्या हो जाएगी? 0 मीटर। यहां लिख देते हैं 0 मीटर। ये हमारे पास में है L2, ये हमारे पास में है L3। ओके, BMD 4 स्पान L0 या फिर L0 क्या हो जाएगा? मूवमेंट मैक्सिमम इज इक्वल टू M0। हम इसको M0 भी बोल सकते हैं या फिर M0 भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दिस। नेक्स्ट 4 स्पान बेंडिंग मूवमेंट 4 स्पान L1, तो इसका मूवमेंट मैक्सिमम क्या होगा? देखिए L2 स्पान, ये हमारा L1 है, सॉरी दिस इज L1 स्पान एंड दिस इज L2 स्पान। ओके, देन 4 स्पान L1 के लिए मूवमेंट मैक्सिमम क्या हो जाएगा? देखिए L1 स्पान पे यूडीएल लग रहा है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए अगर हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान के चले तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा? अगर हम इसको इंडिविजुअल मान के चले ना, तभी ये हमारी बीम कौन सी होगी? सिंगल सपोर्टेड बीम की तरह एक्ट करेगी। ओके, तो इसका मैक्सिमम मूवमेंट कितना होता है पता है, WL²/8। तो WL²/8, अब W क्या आएगा? इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के इंटेंसिटी कितनी है? 1 किलोमीटर पर मीटर, और L यहाँ पे क्या है? जो हमारी L1 स्पान है, तो क्या हो जाएगा? WL1²/8। वैल्यू पुट करते हैं, W की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 1 है, इंटू L1 की लेंथ कितनी है? 8 मीटर, देन 8²/8। तो देखिए क्या हो जाएगा? 8 to 8 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये 8 ही आएगा। ठीक है, 8² डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई मूवमेंट मैक्सिमम की 8 किलोन्यूटन इंटू मीटर। ओके, इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे मूवमेंट 4 स्पान L2, तो L2 स्पान में मूवमेंट मैक्सिमम कितना होगा? वही सेम फॉर्मूला तो वही आएगा, क्योंकि इस स्पान पे भी यूडीएल लग रहा है, एज ए सिंगल सपोर्टेड बीम एक्ट करेगी, तो इसका मूवमेंट मैक्सिमम क्या हो जाएगा? WL2² डिवाइडेड बाय 8। वैल्यू पुट करते हैं, W कितना हमारे पास में 1 है इसका, देन 1 इंटू L2 की लेंथ कितनी है? 6 मीटर, 6² डिवाइडेड बाय 8। देखते हैं क्या वैल्यू आती है, देन 1 इंटू 6² डिवाइडेड बाय 8, दिस इज 4.5
किलोमीटर इंटू मीटर। ये हमारे पास में दोनों वैल्यूज आ गई। अब L1 स्पान पे मूवमेंट आया 8 किलोमीटर इंटू मीटर, L2 स्पान में मूवमेंट आया ड्यू टू दिस यूडीएल 4.5 किलोमीटर इंटू मीटर, जबकि L0 स्पान के जो हमारी इमेजिनरी स्पान है इसके लिए मूवमेंट क्या आ गया, मूवमेंट 0 आ गया। क्लियर, नो डाउट इन दिस। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे पास में कैलकुलेशन से वैल्यूज आई है 0, 8 एंड 4.5। ओके, चलिए अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वे में जैसे हम शुरू से बनाते हैं उसी तरीके से आपको इसका BMD ड्रॉ करना है। ये A पॉइंट की लाइन, ये B पॉइंट की लाइन और ये C पॉइंट की लाइन। क्लियर, चलिए दिस इज स्पान L1, दिस इज स्पान L2 एंड दिस इज L0 विच इज इमेजिनरी स्पान L0, L1, L2। क्लियर, तो देखिए L0 स्पान मूवमेंट 0, कुछ नहीं भी नहीं आएगा यहां पर, जबकि L1 स्पान बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू क्या आ गई 8। सेंटर में मैक्सिमम होगा क्योंकि यूडीएल है और एक सिमिलर सपोर्टेड बीम की तरह एक्ट कर रहा है, तो सेंटर में आ जाएगा हमारा 8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसी तरीके से L2 स्पान पर क्या हो जाएगा 4.5, तो 4.5 विच इज लेस देन 8, तो यहां पर आ जाएगा लगभग हाफ से थोड़ा ऊपर की तरफ और सेंटर में हो जाएगा मैक्सिमम 4.5 किलोमीटर इंटू मीटर। क्लियर, अब जो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उसका शेप क्या होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पैराबोला बनाया क्योंकि यूडीएल लग रहा है, यूडीएल के लिए क्या हो जाएगा, पैराबोलिक कर्व बन जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर यूडीएल है, इसका भी क्या हो जाएगा, पैराबोलिक कर्व बन जाएगा। क्लियर, ये हमने फाइंड कर लिया, इसका बना दिया हमने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारा स्टेप नंबर 2 जो हमने यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया है, इसका हमें एरिया एंड सीजी फाइंड करना है सिंपल वे। चलिए स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कि जो आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन करी है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपने BMD बनाया है उस BMD का एरिया फाइंड करो, उसी BMD की सीजी फाइंड करो। ओके, तो हमारा सेकंड स्टेप ये कहता है कि आप BMD का एरिया कैलकुलेट करो एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करो। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया, तो एरिया फॉर स्पान L0 क्या होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए L0 पे कोई भी एरिया नहीं है हमारे पास में, कोई भी BMD नहीं बना, तो हमारे पास में जो एरिया होगा L0 का वो क्या होगा, A0 विच इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं होगा, A0 0 होगा। सिमिलर फॉर स्पान L1 का एरिया क्या हो जाएगा, A1। तो A1 अगर हम बात करें L1 स्पान की, तो देखिए L1 स्पान पे क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। देखिए यहाँ पर, तो इसका एरिया पता है हमें क्या होता है, 2/3 बेस इंटू हाइट, और बेस इसका कितना है 8 मीटर इंटू 8, और हाइट हमारे पास कितनी आई थी, वो भी कितनी आई, देखिए 8 मीटर आई। तो 2/3 8 इंटू 8 देखते हैं कितना होता है, 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3। ये वैल्यू हमारे पास में आई है स्टूडेंट्स 42.67, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमने फाइंड कर लिया एरिया फॉर स्पान L1 विच इज A1। इसी तरीके से फाइंड करेंगे फॉर स्पान L2, तो क्या हो जाएगा A2 का भी सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे देखिए पैराबोला बना था, पैराबोला का एरिया क्या हो जाएगा 2/3 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका 6 मीटर है, L2 कितना है 6 मीटर, देन 6 इंटू 4.5, देन 6 इंटू 4.5 विच इज इक्वल टू, देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 2 इंटू 6 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 18 ओनली, 18 किलोमीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमने दोनों स्पान L1 एंड L2 के A1 A2 मतलब एरिया फाइंड कर लिया, और यहाँ पे L0 स्पान जो है वो इमेजिनरी है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा A0 विच इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं है वहां पे, ना तो लोड है, लोड नहीं आएगा तो बेंडिंग मोमेंट भी नहीं आएगा, लेकिन फिक्स एंड जो है वहां पे बेंडिंग मोमेंट आएगा ड्यू टू दिस लोडिंग। ओके, ये तो हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं CG। चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG की।
CG4 स्पान L नोट, CG को डिनोट करते हैं हम X से, तो L नोट CG क्या होता है, X नोट हो जाएगी। CG हम दो फाइंड करते हैं ना, एक फाइंड करते हैं लेफ्ट टू राइट, एक करते हैं राइट टू लेफ्ट, लेकिन दोनों यहाँ पे जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में L0 भी क्या है, जीरो है, एरिया भी क्या आया, जीरो आया, लोड भी नहीं है, मूवमेंट भी नहीं आएगा। ओके, देन CG भी क्या होगी, जब कोई एरिया, कोई डायग्राम बना ही नहीं, कोई डायग्राम बना ही नहीं, तो CG भी क्या होगी इसकी, जीरो। चलिए, तो X नोट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बोथ आर इक्वल टू जीरो। ओके, दोनों की वैल्यू जीरो। अब बात करते हैं L नोट के बाद में CG बात करते हैं L1 स्पान के ऊपर जो ये डायग्राम बन रहा है पैराबोला उसकी, 4 स्पान L1, तो L1 स्पान पे देखिए स्टूडेंट, देखिए क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। ठीक है, पैराबोला बन रहा है तो इसकी CG कहां पे होगी, इसके सेंटर में लाई करेगी ना, सेंटर में लाई करेगी तो सेंटर में क्या हो जाएगा, L/2, लेकिन इसकी CG क्या है, इसकी लेंथ क्या है, L1, तो क्या हो जाएगा L1/2। तो CG जो हमारी स्पान L1 की होगी वो क्या होगी, X1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बोथ आर इक्वल, विच इज इक्वल टू L/2, लेकिन इसकी जो L है वो क्या है, L1 है, तो L1/2, और L1 कितनी हमारे पास में है, वो 8 मीटर है, देन 8/2 इज इक्वल टू 4 मीटर। ओके, एंड देन CG4 स्पान L2 क्या हो जाएगा, CG क्या हो जाएगा, X2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बोथ आर इक्वल, क्योंकि देखिए L2 स्पान पे पैराबोला बन रहा है, पैराबोला की सीधी सेंटर में लाई करती है, सेंटर में लाई करेगी तो X2 क्या हो जाएगा, दोनों का सेम होगा, चाहे लेफ्ट से राइट की तरफ जाए चाहे राइट से लेफ्ट की तरफ आए, तो वो क्या हो जाएगा, L2/2 पे हो जाएगा। L2 कितना है इसका, 6 मीटर है, देन 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नंबर आता है क्लैपेरॉन्स थ्योरम का। क्लैपेरॉन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम मूवमेंट फाइंड करेंगे, हमारा जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, जो हमारा इंटरमीडिएट मूवमेंट है, ये फाइंड करेंगे, और मूवमेंट C क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए, यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहां पे बना देता हूं, यहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता हूं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो एक बार लाइक करना ना भूलें। चलिए, स्टेप नंबर थर्ड स्टेप जो कि हमारा सेकंड स्टेप है, वो क्या कहता है कि जो भी आपने यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपने यहाँ पर ये जो एरिया और CG फाइंड करे हैं, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन को बोलते हैं क्लैपेरॉन्स थ्योरम, या फिर मूवमेंट ऑफ थ्री थ्योरम, थ्री मूवमेंट थ्योरम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम स्टेप नंबर थर्ड के अंदर क्या फाइंड करेंगे, थ्री मूवमेंट थ्योरम को अप्लाई करेंगे, TMT कैलकुलेशन करेंगे, थ्री मूवमेंट थ्योरम, मैंने यहाँ पे TMT लिखा है, विच इज थ्री मूवमेंट थ्योरम कैलकुलेशन, या फिर इसको क्लैपेरॉन्स थ्योरम भी बोला गया है। क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट बोला गया है, क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट थ्योरम, या फिर क्लैपेरॉन्स थ्योरम के बाद में इसको बोला गया है TMT, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, हमें ये क्लैपेरॉन्स थ्योरम क्या देती है, इंटरमीडिएट मूवमेंट्स डिटरमाइन करके देती है। ओके, हमारे इंटरमीडिएट मूवमेंट्स कौन से हैं, ये तो हमारा एंड मूवमेंट आ गया, इंटरमीडिएट नहीं है, ये हमारा एंड मूवमेंट है, क्योंकि हमारा ये बीम का, इस कंटिन्यूस बीम का एंड पॉइंट है, तो हमारा ये क्या हो गया, एंड मूवमेंट आएगा MC, जबकि हमारा B पॉइंट और A पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट है। अगर इंटरमीडिएट पॉइंट पर अगर हमें यहाँ पर मूवमेंट फाइंड करने हो तो आपको यहाँ पर ये क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, सो now we are going to calculate the intermediate movements using Clapeyron's theorem और three movement theorem। so अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम थ्री मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे बिटवीन स्पान L0 एंड L1। so हम यहां पे लिखेंगे TMT कैलकुलेशन बिटवीन स्पान L0 एंड
L1, क्योंकि हमें पता है कि हमारे क्लैपेरोस थ्योरम में आपके थ्री मोमेंट थ्योरम जो है वो स्पान जो दो स्पान के बीच में वैलिड है, तो हम पहले क्या करेंगे, स्पान L0 और L1 के बीच में अप्लाई करेंगे एंड देन हम L1 और L2 के बीच में अप्लाई करेंगे। अब जब हम अप्लाई कर रहे हैं थ्री मोमेंट थ्योरम बिटवीन स्पान L0 एंड L1, तो देखिए L0 एंड L1, तो इन दोनों के बीच में देखिए इंटरमीडिएट मोमेंट कौन सा आया, Ma आया। ये Ma की वैल्यू हमें यहां से डिटरमाइन हो जाएगी, ठीक है, ये Ma की वैल्यू हमें यहां से डिटरमाइन हो जाएगी। तो देखिए एक Ma काम करेगा L0 पे, एक Ma काम करेगा L1 पे, तो ये जो हमारे पास में मूवमेंट एट ए पॉइंट है, इसकी वैल्यू जब हम थ्री मोमेंट थ्योरम कैलकुलेशन अप्लाई कर देंगे बिटवीन स्पान L0 एंड L1, तब हमें Ma की वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से अगर हमें मूवमेंट फाइंड करना हो, इंटरमीडिएट मूवमेंट फाइंड करना हो B पे, तो MB जो हमारा MB है, एक काम करेगा L1 पे, एक काम करेगा L2 पे, तो यह मूवमेंट क्या आएगा, MB आएगा। और ये MB जो होगा वो एक L1 का होगा, एक L2 का, मतलब कितने MB हो गए, 2 MB हो गए। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 MB। इसी तरीके से यहाँ पे जो MA होगा एक L0 का होगा, एक L1 का होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 MA लिखेंगे। ओके, आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी हमने जो TMT थ्योरम लगाई है बिटवीन स्पान L0 एंड L1 के बीच में लगाई है। तो यहां पर देखिए जब हम L0 और L1 के बीच में लगा रहे हैं, तो यहां पर भी तो एक मूवमेंट डेवलप होगा, ठीक है, वो किसका होगा, L0 का होगा। इसको हम बनाते हैं डैश लाइन से, ओके, डैश लाइन से बनाते हैं। तो यहां पर जो मूवमेंट डेवलप होगा वो क्या होगा, M0 होगा, वो क्या होगा, M0 होगा। तो M0 कहां पे एक्ट करेगा, L0 पे करेगा। तो यहां पे इक्वेशन बनेगी M0 कहां पे काम करेगा, M0 काम करेगा L0 पे, M0 कहां काम करेगा, L0 पे। फिर प्लस यहां पे देखिए 2 MA आ रहे हैं, एक MA L0 का, एक MA L1 का, तो यहां पे प्लस में हो जाएगा 2 MA। कहां काम कर रहे हैं ये दोनों मूवमेंट ए पॉइंट पे कहां काम कर रहे हैं, एक मूवमेंट है L0 का, एक मूवमेंट है L1 स्पान का। तो ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमने कहां लगाया है, L0 और L1 के बीच में, तो L2 को कंसीडर करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो L1 का एक यहां पे मूवमेंट ले लेंगे, वो क्या है हमारे पास, प्लस MB। MB अब ये में 2 है, लेकिन एक MB L1 का है, तो हमने L1 का ही लेना है, हमें L2 को अभी कंसीडर नहीं किया है। तो L1 का हो जाएगा MB। MB कहां काम कर रहा है, अभी L1 पे काम करता है, MB इंटू L1। इसके इक्वल में क्या आएगा, जो फॉर्मूला हमारा है वो -6 हमने किसके बीच में लगाया है, क्लैपेरॉन थ्योरम, वो लगाया है L0 और L1 के बीच में। तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, -6 A0 X0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिवाइडेड बाय L0 प्लस 6 A1 X1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिवाइडेड बाय L1 ब्रैकेट ऑफ, ओके। अब देखिए आपको यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान देना है, कंसेप्ट तो कुछ नहीं है, छोटा सा एक ध्यान देना आपको कि ये जो CG दोनों है, एक देखिए एक है L1 L0 स्पान की, यहाँ पे जो CG ये जो फॉर्मूला है ये वाला देखिए 6 A0 X0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपॉन L0, ये किसका है, ये L0 स्पान का है, जबकि ये किसका है फॉर्मूला, वो L1 स्पान का है। तो देखिए ये CG कौन सी ले रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट की तरफ ले रहे हैं, जबकि ये CG कौन सी ले रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, थोड़ा आपको ध्यान देना कि CG यहां पर इस कैलकुलेशन के अंदर आपको कौन सी लेनी है। तो आपको एक सिंपल ध्यान देना है कि दोनों CG L1 स्पान की और L2 स्पान की दोनों आमने सामने होनी चाहिए। L0 स्पान की होनी चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जबकि L1 स्पान की होनी चाहिए राइट टू लेफ्ट। दोनों राम रावण की सेना आमने सामने होनी चाहिए, तभी तो कुछ न कुछ हमारे पास मूवमेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए M0 की वैल्यू कितनी, M0 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0 है M0, क्योंकि M0 कुछ भी नहीं है, एक
हमारे पास में इमेजिनरी स्पान का मूवमेंट है, तो इमेजिनरी स्पान तो कोई लोड ही नहीं है तो मूवमेंट भी नहीं आएगा। तो इमेजिनरी स्पान की वैल्यू यहाँ पर एल नोट की वैल्यू जीरो है, जीरो इंटू एम नोट ऑलरेडी जीरो और एम नोट भी जीरो, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। प्लस 2ma इंटू एल नोट की वैल्यू क्या है, जीरो, प्लस L1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 8, प्लस mb इंटू L1 हमारे पास में क्या है 8, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 8 mb हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 6 a नोट की वैल्यू हमारे पास में क्या है 0 इंटू x नोट फ्रॉम लेफ्ट राइट की वैल्यू क्या है, ये रही वो भी 0, डिवाइडेड बाय L नोट की वैल्यू क्या है 0, प्लस 6 इंटू A1 की वैल्यू हमारे पास में देखिए क्या आई है, देखिए यहां पर मैंने यहां पर लिखी थी ये वाली A1 की वैल्यू हमारे पास में आई 42.67 इंटू देन हमारे पास में x1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो x1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की वैल्यू आई 4, ये 4 डिवाइडेड बाय L1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 8 मीटर डिवाइडेड बाय 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 0 प्लस 2ma प्लस 8, तो 8 इंटू 2 कितना है 16, 16ma प्लस 8mb इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू, ये 0, ये वैल्यू बचेगी, देखते हैं क्या वैल्यू ये हमारे पास में आती है। 6 इंटू 42.67 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास में आई है, माइनस है आगे तो माइनस के 128.01, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन हम मानते हैं कि इक्वेशन हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अभी हमने क्या किया, हमने क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाई है बिटवीन द स्पान L नोट एंड L1 के बीच में। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनी 1 वो किस फॉर्म में आई है, ma और mb की फॉर्म में आ गई। अगेन हम क्या करेंगे, क्लैपेरॉन्स थ्योरम या थ्री मोमेंट थ्योरम को अप्लाई करेंगे बिटवीन दिस स्पान L1 एंड L2, तो अगेन एक इक्वेशन बनेगी, वो भी ma और mb की फॉर्म में बनेगी। जब ma mb की फॉर्म में इक्वेशन बनी, तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे इसको सोल्व करना है, और हमें यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट मूवमेंट है ma और mb की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें यहाँ पे अगेन जो वैल्यू आएगी बेंडिंग मूवमेंट की, उसका हमें यहाँ पे BMD के अंदर इसको शो करना है। एंड देन लास्ट स्टेप हमारा SFD का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, मैं इसको यहां से रद्द कर दे रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। ओके, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। So now TMT theorem calculation between span L1 and L2, okay, L1 and L2, तो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी यही कि L1 और L2 के बीच में लगा रहे हैं, तो यहां का मूवमेंट इनटू यहां की लेंथ, ओके, देन मूवमेंट एट ए पॉइंट इनटू क्या हो जाएगा L1, एंड देन मूवमेंट B पॉइंट पर, B पॉइंट मूवमेंट दो काम कर रहे हैं MB, एक L1 का एक L2 का, तो क्या हो जाएगा हमारा 2MB, एक MB काम कर रहा है L1 पे, दूसरा कर रहा है प्लस L2 पे, तो क्या हो जाएगा 2MB इंटू L1 प्लस L2, ओके। फिर एक मूवमेंट काम करेगा C पे, ओके, मूवमेंट एट सी पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये एंड मूवमेंट है, तो एंड मूवमेंट पे सपोर्ट कौन सा है, हिंज है, तो MC की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अभी हमें लिख लेते हैं यहाँ पर MC कहाँ काम करेगा, L2 पे, ठीक है, तो MC इंटू L2 इज इक्वल टू माइनस 6A1 x1 from left to right divided by L1 plus 6A2 x2 from right to left divided by L2, ओके। ये हमारे पास में क्या है कि क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट है, ओके। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं,
तो देखिए मोमेंट ए पॉइंट पर फिक्स एंड है यहाँ पे मोमेंट ए पे, ठीक है, तो फिक्स एंड पे मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखते हैं क्या आता है, तो एम ए की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। L1 कितना हमारे पास में 8, तो क्या हो जाएगा 8 MA प्लस 2 MB, एक L1 प्लस एक L2 का, ठीक है। L1 की वैल्यू कितनी है 8, देन L1 8 प्लस L2 कितना है 6 मीटर है ना, 6 प्लस MC क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, देन 0 इंटू L2 क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 हो जाएगा। अभी देखते हैं 0 इंटू L2 इज इक्वल टू -6 इंटू A1 की वैल्यू क्या हमारे पास में है 42.67 इंटू x1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये रहा 4 मीटर डिवाइडेड बाय L1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 प्लस 6 इंटू A2 की वैल्यू हमारे पास में 18, ये 18 6 इंटू 18 इंटू x2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये रहा 3 मीटर डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6 एंड ब्रैकेट ऑफ, ये माइनस से ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए 8 MA प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 28 इंटू MB 28 MB प्लस 0 इंटू L2 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये वैल्यू रखते हैं क्या आती है। मैं इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन यहां से लेके यहां तक एक साथ ही कर लेता हूं और यहां लिख लेता हूं। ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है स्टूडेंट्स माइनस के 182.01, ओके, और मैं इस जीरो को यहां से रद्द कर रहा हूं एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 1 and 2 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट एंड एज वेल एज मोमेंट एट बी पॉइंट, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इंटरमीडिएट मूवमेंट जो हमारे MA है और MB है इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 and 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 and 2 किस फॉर्म में आई है, MA और MB की फॉर्म में आई है, MA और MB की फॉर्म में आई। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये काम की नहीं है वैल्यूज, तो इसको रद्द कर देते हैं। यही तो थ्योरम हमारी क्या है, यही थ्योरम हमारी क्लैपेरॉन्स थ्योरम है, ओके। सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 1 and 2 for determining the intermediate moment which is MA 8 fixed end and MB 8 यहां पर जो इंटरमीडिएट हमारा है, ऐसे MA भी इंटरमीडिएट मूवमेंट है, MB भी इंटरमीडिएट मूवमेंट है। MB जो है वो कहां काम कर रहा है, दोनों L1 और L2 स्पर्म के बीच में रोलर सपोर्ट पे। ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट हमारा यहां से आ जाएगा MA, और ये हमारा इंटरमीडिएट मूवमेंट जो हमारा रोलर सपोर्ट इसके ऊपर आ जाएगा। चलिए अब जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रही है कि 16 MA प्लस 8 MB इक्वल टू माइनस के 128.01, ओके। एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है, 8 MA प्लस 28 MB इज इक्वल टू माइनस के 182.01। ये क्वेश्चन हमने दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दी। अब कुछ नहीं करना है, अगर इसको MA और MB की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी सबसे आगे वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 से हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा 128 MA प्लस 16 इंटू 28 MB, 16 इंटू 28 MB विच इज इक्वल टू 448 MB, 16 into this value
16 इंटू माइनस के 182.01 विच इज इक्वल टू माइनस के 2912.16। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें सबसे आगे वाली वैल्यू 8, इस 8 को मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हर एक टर्म से। ओके, तो 8 इंटू 16 कितना हो जाएगा 128 ma प्लस 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 MB इज इक्वल टू 8 इंटू 128.10, 8 इंटू 128.01, ये आ गया हमारे पास में माइनस का 102.04.08। अब हमें क्या करना है, जो हमारे नीचे वाली टर्म है, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जहां पर प्लस है उसको करना है माइनस, और जो प्लस है उसको करना माइनस, जो माइनस उसको मानना है प्लस। अब हमारा साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, तो हमने क्या किया, प्लस की वैल्यू को माइनस ले लिया, यहाँ प्लस की वैल्यू को माइनस ले लिया, और यहाँ माइनस की वैल्यू को प्लस ले लिया। तो देखिए यहाँ पर 128 ma या माइनस का 128 ma कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस के 448 MB या माइनस का 64 MB, तो कितना हो जाएगा 448 माइनस 64, तो कितना हो गया हमारे पास प्लस का 384 MB इज इक्वल टू, आगे देखते हैं, ये माइनस का 2912.16 प्लस, ये प्लस की वैल्यू है कितनी है 1024.08 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास में कि माइनस 1888.08। अगर हमें यहां से MB की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा माइनस 1888.08 डिवाइडेड बाय 384, देन MB इज इक्वल टू, माइनस की वैल्यू आएगी यहां पर 384, माइनस की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4.92 किलो न्यूटन इंटू मीटर, मूवमेंट का यूनिट होता है किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो हमारे पास में MB की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू माइनस 4.92 किलोमीटर इंटू मीटर। अगर हम ये MB की वैल्यू किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमें वहां पर जो हमारा फिक्स्ड एंड मूवमेंट है MA, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ MB इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, किसी में भी पुट करो वैल्यू वही आनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट मोमेंट MB इज इक्वल टू कितना, माइनस का 4.92 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ओके, इन द फॉर्म ऑफ MA एंड MB विच इज 16 MA प्लस MA की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, सॉरी MA की तो वैल्यू फाइंड करनी है, MB की वैल्यू पुट करेंगे, देन 16 MA प्लस 8 MB की वैल्यू हमारे पास में आई है माइनस के 4.92, एंड माइनस 4.92 इज इक्वल टू माइनस 128.01। ओके, यहाँ पे देखिए क्या अननोन है, MA अननोन है, तो MA की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ओके, एंड 16 MA इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 4.92 कितना होता है, ये आ गया माइनस का 39.36 इज इक्वल टू 128.01 माइनस का, एंड MA इज इक्वल टू माइनस 128.01 प्लस 39.36 डिवाइडेड बाय 16। तो देखते हैं क्या वैल्यू MA की आती है, माइनस 128.01 प्लस 39.36 डिवाइडेड बाय 16। MA की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5.2
54 किलोमीटर इंटू मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ MA। तो देखिए यहाँ पे MA की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, MB की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखें कि देखिए MA की वैल्यू ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू MB, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस की आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू माइनस की है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि MA की वैल्यू जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू MB से, तो फिक्स एंड पर मूवमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हिंज मूवमेंट या फिर रोलर मूवमेंट, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा ज्यादा आएगा, तो देखिए ज्यादा ही आ रहा है, MA की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू MB, ओके। MA की वैल्यू माइनस के 5.54, MB की वैल्यू माइनस का 4.92। चलिए ये हमने क्या किया, थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया, और अभी हमें इसका BMD बनाना है। BMD पहले बना दिया था इस सिंपल इसको मानते हुए, सिंगल सपोर्टेड बीम। अगर हम इंटरमीडिएट मूवमेंट फाइंड करें हैं MA MB, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे बना देते हैं। तो देखिए MA की वैल्यू हमारे पास में कितने, -5.54, तो यहाँ आएगा लमसम -5.54, और MB की वैल्यू हमारे पास में कितने, -4.92 इससे जाएगा ऊपर 4.5 से लगभग यहाँ आ जाएगा 4.92, और MC की वैल्यू क्या है, 0, और M0 की वैल्यू भी क्या है, 0, तो 0 तो कुछ नहीं, 0 से 0 जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे, ओके। फिर MA से कहाँ गए थे, MB पे, MA MB दोनों क्या है, इंटरमीडिएट मूवमेंट है। क्लैपेरॉन थ्योरम से क्या फाइंड करते हैं, इंटरमीडिएट मूवमेंट ही फाइंड करते हैं। ये आगे हम MB पे, फिर क्या है MC पे, MC की वैल्यू 0 है, तो आगे 0 पे, ठीक है। और ये जो हमारा मूवमेंट, अब ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ये वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव है, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ओके। ये हमने फाइंड कर लिया। लास्ट स्टेप वो है हमारा रिएक्शन एंड एसएफडी कैलकुलेशन, ओके। अब हम इसको रब कर देते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप टाइम जो लगना है वो कम हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करें, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस करोगे तब कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला। अभी जो हमारे पास में जो कंटिन्यूअस बीम है प्रिज्मेटिक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू आउट द स्पान सेम है, आई है। और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर अगर आई है तो यहाँ पे 2i हो जाएगा, अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे 2i हो सकता है, 3i हो सकता है, 4i हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। सो नाउ लास्ट स्टेप नंबर 4, रिएक्शन एंड एसएफडी कैलकुलेशन। सबसे पहले फाइंड करेंगे रिएक्शंस। तो हमें यहां पर देखिए पता है कि 3 सपोर्ट्स है, एक सपोर्ट हमारे पास में है ए पे, एक सपोर्ट है बी पे, एक सपोर्ट है सी पे। तो एक सपोर्ट पे जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, रिएक्शन एट ए पॉइंट आर ए सिमिलर, आर बी सिमिलर वे में, आर सी। तीनों की एरिया हमें फाइंड करनी है, आर ए आर बी आर सी। लोड आएगा बीम के ऊपर तो कुछ ना कुछ रिएक्शन डेवलप होगी ना, वही रिएक्शन हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। चलिए करते हैं फाइंड। तो देखिए अगर हमें यहाँ पर रिएक्शन फाइंड करनी है आरसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मूवमेंट हम ले लेंगे बी पे। चलिए मूवमेंट एट बी पॉइंट, तो बी पे मूवमेंट लिया, चाहे मूवमेंट अगर हम यहां से लें तो आरसी की वैल्यू आएगी, अगर मूवमेंट अगर हम यहां से लेते हैं तो आरए की वैल्यू आएगी। चलिए यहां से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आरसी की लेंथ कितनी है बी पे 6, देन आरसी इंटू 6, एंड देन यहां से लेके यहां तक क्या यूडीएल है जिसकी कितनी है इंटेंसिटी 1, डाउनवर्ड ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि मूवमेंट है, मूवमेंट नीचे आने वाला लोड क्या होता है माइनस के होते हैं, तो माइनस का 1 इंटू इसकी लेंथ कितनी है 6, कितनी है लेंथ यूडीएल की 6,
तो ये देखिए इसकी लेंथ मल्टीप्लाई, जितनी लेंथ मल्टीप्लाई होती है मूवमेंट में उतनी हाफ फोर्स मल्टीप्लाई होती है ना, तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 6 स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम बी इज इक्वल टू आर सी इंटू 6 माइनस 1 इंटू 6 बाय 2। वो रही आपके सामने इक्वेशन, वैल्यू पुट करते हैं, यहां से हमें आर सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एम बी की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए एम बी की वैल्यू आई थी माइनस के 4.92, माइनस के 4.90 इज इक्वल टू 6 आर सी माइनस 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, देन आर सी इज इक्वल टू माइनस 4.92 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6, ये आर सी की वैल्यू आ गई। माइनस 4.92 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6, आरसी की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 2.18 किलो न्यूटन। ओके, आरसी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, आरसी इज इक्वल टू 2.18 किलो न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे, चलिए आरसी के बाद में फाइंड करते हैं, हम आरए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन मूवमेंट कहां लेंगे, बी पे ले लेंगे। देन नाउ अगेन टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी पॉइंट, तो क्या हो जाएगा आर ए इंटू 8, आर ए इंटू 8, क्योंकि मूवमेंट कहां पे लिया, बी पे लिया। देन आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 8, एंड देन यहां से लेके यहां तक यूडीएल लग रहा है कितना 1 का, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक कितनी यूडीएल की 8 है, देन 1 इंटू 8, जितना लेंथ मल्टीप्लाई हुई है यूडीएल उतनी आधी और मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा 8 बाय 2 इक्वल टू एम बी। एम बी की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 4.92 इज इक्वल टू 8 आर ए माइनस 8 बाय 2, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32, then RA is equal to minus 4.92 plus 32 divided by 8, ये RA की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। माइनस 4.92 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 8, RA की वैल्यू हमें मिली है 3.39 किलो न्यूटन, 3.39 किलो न्यूटन। तो हमने क्या किया, हमारा जो रिएक्शन ए पॉइंट पर वो फाइंड कर लिया, कितना आया 3.39 किलो न्यूटन। अब हम क्या करना है, जो हमारा ये मूवमेंट सॉरी ये जो रिएक्शन बची आर बी, ये वैल्यू फाइंड करना है। आर ए आर सी फाइंड कर ली, अब बीच की जो रिएक्शन है आर बी वो फाइंड कर लेंगे, एक ही बची है, कैसे फाइंड करेंगे, सभी रिएक्शन को प्लस कर दो, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू टोटल लोड ऑन द बीम, कितना लोड है 1/8 का प्लस 1/6 का। ओके, लोड तो फाइंड करना है ना हमें, क्योंकि ये जो यूडीएल है इसकी यूनिट कितनी है किलोमीटर पर मीटर है, हमें लोड चाहिए आर ए आर बी आर सी का किलोमीटर में। तो किलोमीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यूडीएल को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पर्टिकुलर लेंथ से, लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, मीटर टू मीटर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास में किलोमीटर। ओके, तो देखिए हमें इसका लोड फाइंड करना है कि पर्टिकुलर इस बीम पे L1 और L2 पे कितना लोड ऐड कर रहा है 1/8 का है ना, 1 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू इसका लेंथ कितना है 8 मीटर, तो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 मीटर टू मीटर कैंसिल, क्या बचेगा यूनिट किलो न्यूटन। ओके, देन 8 किलो न्यूटन। तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 6, 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 6। ओके, आर ए की वैल्यू ये रही 3.39 प्लस आर बी तो फाइंड करना है, अभी आया ही नहीं, अननोन है, प्लस आर सी की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले 2.18 इज इक्वल टू 1 इंटू 8, 1 इंटू 6, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास में 14। तो देखते हैं आरबी की वैल्यू क्या आती, देन 14 माइनस 3.39 माइनस 2.18
तो ये हमारे पास में आ गई वैल्यू आरबी की। देखते हैं कितनी आती है। 14 माइनस 3.39 माइनस 2.18 8.43 किलो न्यूटन। तो देखिए प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली हमें ये देखना है कि हमारे पास में जो कंटिन्यूअस बीम है ए बी एंड सी, एंटायर स्पान पे L1 L2 पे स्पान पे यूडीएल लग रहा है, तो ज्यादा लोड किस पे आएगा, किस सपोर्ट पे आएगा, सी पे, बी पे या फिर ए पे। सी पे कम, फिर उससे ज्यादा आएगा ए पे एंड देन आएगा उससे ज्यादा सी पे, सेंटर वाला। ठीक है, तो देखिए आरबी, सॉरी ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, आर ए का वैल्यू क्या आ गया 3.39, आरबी का वैल्यू क्या आया अभी फाइंड किया 8.43 किलोमीटर, आरसी का वैल्यू क्या आ गया सबसे कम 2.18। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेचारा बीच वाला जो सपोर्ट है बी, ये ज्यादा लोड कैरी कर रहा है, L1 का भी कर रहा है बेचारा, L2 का भी कर रहा है, तो यहां पर ज्यादा लोड आ गया, आरबी पे ज्यादा लोड आ रहा है। आरबी की वैल्यू कितनी 8.43, जबकि आरए की इससे कम और आरसी की इससे भी कम। तो इसका मतलब ये हो गया यहां पर कि यहां पर हमारे पास में आरबी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू आर ए और आर ए की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू आर सी। ओके, नाउ एसएफडी कैलकुलेशन, चलिए इसे हम कर देते हैं रब। एसएफडी कैलकुलेशन, शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेशन में पता है कि शेयर फोर्स डायग्राम में नीचे आने वाला लोड क्या होते हैं पॉजिटिव, ऊपर जाने वाला लोड क्या होता है नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की साइड कन्वर्जन का अपोजिट। ओके, नीचे आने वाली लोड क्या पॉजिटिव, ऊपर जाने वाला लोड क्या नेगेटिव। पॉइंट लोड कहाँ ऐड करते हैं लेफ्ट में, यूडीएल कहाँ ऐड करते हैं राइट में। कहाँ कैलकुलेट करना है पॉइंट लोड को लेफ्ट में और यूडीएल को राइट में, क्योंकि हम हर पॉइंट का राइट करेंगे, हर पॉइंट का लेफ्ट करने वाले हैं। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट लेते हैं सी का राइट, सी का लेफ्ट, बी का राइट, बी का लेफ्ट, ए का राइट, ए का लेफ्ट। ओके, सबसे पहले सी राइट। सी के राइट में कोई वैल्यू है क्या, सी पॉइंट के राइट में कोई वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं है, तो सी राइट की वैल्यू 0। लेकिन पर्टिकुलर सी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड है आरसी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन पॉइंट लोड राइट में काउंट ही नहीं होते, पॉइंट लोड काउंट होते हैं हमारे लेफ्ट में, तो भी सी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट सी राइट के बाद में सी लेफ्ट, कितना बचा यहाँ पे 0 बचा, तो वो तो आएगा ही आएगा। सी लेफ्ट कर रहे हैं तो सी लेफ्ट पे सी पॉइंट पे पॉइंट लोड है आरसी, ऊपर की तरफ जा रहा, क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस आरसी की वैल्यू कितनी 2.18। क्यों इसको यहाँ पे हमने कंसीडर किया, क्योंकि सी लेफ्ट कर रहे हैं और सी पर्टिकुलर सी पॉइंट पर पॉइंट लोड है आरसी, और आरसी पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड कहाँ काउंट होते हैं लेफ्ट में काउंट होते हैं, हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट से तो कर रहे हैं, तो 0 माइनस 2.18 कितना हो जाएगा माइनस के 2.18 किलो न्यूटन। क्लियर, तो हो गया हमारा सी राइट और सी लेफ्ट। नेक्स्ट हमारा सी के बाद पॉइंट कौन सा आ रहा है बी राइट एंड बी लेफ्ट। बी राइट पे जो वैल्यू बची है वो तो आएगी माइनस के 2.18, लेकिन बी के राइट में आप देखें, यहां पर बी से सी की तरफ देखें तो बी के राइट में यूडीएल है 1/6 का, और यूडीएल राइट में कौन होता है, और हम राइट ही कर रहे हैं अभी, तो क्या हो जाएगा नीचे की तरफ आएगा तो प्लस, कितना है यूडीएल 1/6 का, 1/6 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 6 माइनस 2.18 3.82 प्लस का 3.82 किलो न्यूटन। अब करेंगे बी लेफ्ट, जितना बचा वो तो आएगा ही आएगा 3.82। बी लेफ्ट कर रहे हैं, लेकिन बी पॉइंट पे देखिए लेफ्ट में काउंट कर रहे हैं ना हम, तो बी के लेफ्ट में आरबी काउंट होगा, क्योंकि एक पॉइंट लोड है आरबी, तो आरबी पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस
RB कितना 8.43 इज इक्वल टू 8.43 4.61 माइनस का किलो न्यूटन। ये हो गया हमारा बी लेफ्ट। बी लेफ्ट के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है? ए। तो ए का राइट, ए का लेफ्ट, ए का राइट एंड देन ए का लेफ्ट। एसएफडी का एक कंसेप्ट है कि स्टार्ट 0 पे होता है और खत्म भी, कमेंट कर लो कहां पे होता है। तो माइनस का 4.61 बचा हुआ तो आएगा ही आएगा, माइनस का 4.61 बचा हुआ तो आएगा, लेकिन ए का राइट करना है। तो ए के राइट में देखिए यहां से यहां तक यूडीएल है, वैसे यूडीएल तो यहां से यहां तक है, लेकिन ये भी काउंट कर लिया हमने, ये रहा बच्चा कौन सा यूडीएल, यहां से यहां तक वो बच्चा, वो अनकाउंटेड है, अभी काउंट कर लेते हैं। तो ये यूडीएल है 1/8 का, नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/8, देन प्लस का 1/8। क्लियर? तो सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 1/8 ये आ गया 3.39 किलो न्यूटन। तो ए का राइट हो गया कंप्लीट। अब करेंगे ए का लेफ्ट, कितना बचा? प्लस का 3.39। अब ए का लेफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ए के लेफ्ट में देखिए एक पॉइंट लोड आ रहे ऊपर की तरफ जा रहा है, और पॉइंट लोड यहाँ पे काम कर रहा है और हम भी लेफ्ट कर रहे हैं, और पॉइंट लोड कहाँ काउंट होते हैं? लेफ्ट में तो काउंट होते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? देखिए 3.39, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस का 3.39, तो प्लस का 3.39 माइनस का 3.39 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। तो एसएफडी का रूल है, स्टार्ट कहाँ पे होता है? 0 पे होता है, एंड भी कहाँ पे होगा? 0 पे होगा। हो रहा है, कुछ नहीं करना, अब इसी कंडीशन में मिला दो, एसएफडी बन जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए करते हैं। प्रैक्टिस करने से टाइम कम लगेगा, अभी हमें समझने में लिखने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे ना अपन, तब कोई टाइम नहीं लगने वाला। ये ए पॉइंट की लाइन, ये सी पॉइंट की लाइन, सॉरी बी पॉइंट की लाइन, और ये सी पॉइंट की लाइन। ओके, अब देखिए हमारा शेयर फोर्स जो है नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ओके, और 0 भी है, तो ये हमने बना दी 0 लाइन। ऊपर की तरफ बनेगा पॉजिटिव शेयर फोर्स, नीचे में नेगेटिव का शेयर फोर्स। तो सी राइट की वैल्यू क्या आ गई? 0। सी लेफ्ट की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 2.18, ये आ गई माइनस के 2.18। बी राइट की वैल्यू आ गई हमारा 3.82, ये यहां कर देते हैं 3.82 प्लस का। बी लेफ्ट है माइनस का 4.61, माइनस का है तो नीचे की तरफ जाएगा 4.61 माइनस का है। ए राइट पे प्लस का 3.39, 3.39 ये यहां पर आ जाएगा। ओके, एंड देन ए लेफ्ट वैल्यू क्या आ गई? 0, ये हो गया 0। और अब हम क्या बना रहे हैं? ये हमने बना रहे हैं एसएफडी बना रहे हैं, शियर फोर्स डायग्राम बना। पहले क्या बनाया था? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था। क्लियर? तो जब भी किसी स्पान पे यूडी लग रहा होता है तो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनता है? रेक्टेंगल नहीं बनता। क्या बनता है? पैराबोला नहीं बनता। शेयर फोर्स डायग्राम बनता है लीनियर लाइन। ओके, तो यहां पे यूडी लग रहा है तो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा? एक लीनियर लाइन जाएगी। ठीक है, पहले हम यहां थे, फिर ये वैल्यू आई थी हमारे पास, फिर वैल्यू कौन सी आई थी? ये वैल्यू आई थी, तो ये इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो गया? 0। फिर इस वैल्यू के बाद में शेयर फोर्स कौन सा आया था? ये आया था, इसको इससे मिला दो, पॉइंट टू पॉइंट मिला तो जाओ अपने आप सही हो जाएगा। फिर इस शेयर फोर्स के बाद कौन सा शेयर फोर्स आया था? ये आया था कि ये आया था? ये आया था। इस शेयर फोर्स से इस शेयर फोर्स को मिला दो, ये आ गई लीनियर लाइन। फिर इस शेयर फोर्स के बाद में ये आया था 0 शेयर फोर्स। तो देखिए यहां पर शेयर फोर्स हो रहा है 0, यहां पर शेयर फोर्स हो रहा है 0। अब इसको थोड़ा कारीगरी कर लो, ये हमारे पास में बन गया इस कंटिन्यूस बीम का शियर फोर्स डायग्राम। ओके, अब लास्ट एक केस और बचा है। ये वैल्यू हमारे पास में होगी पॉजिटिव, ये होगी नेगेटिव, ये होगी पॉजिटिव, ये होगी नेगेटिव। ओके, अब यहां पर ये जो एसएफडी बना है, यहां पर तो हमने एक इमेजिनरी लाइन मानी थी, एक इमेजिनरी स्पान मानी थी ना, वो क्या थी? L0। ये क्या थी? L1। ये क्या थी? L2।
एल नॉट स्पान पे कोई भी शेयर फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी शेयर फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि लोड ही नहीं है। जब कोई लोड ही नहीं है तो शेयर फोर्स क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा डैश लाइन बना के एल नॉट लिख देना। इसी तरीके से यहाँ पर भी डैश लाइन बना के एल नॉट लिख देना बेंडिंग मोमेंट में। तो लोड ही नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ प्रोड्यूस होगा, कहाँ शेयर फोर्स प्रोड्यूस होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब इस तरीके से अगर एग्जाम के अंदर कंटिन्यूस बीम का क्वेश्चन ऐसा आए कि किसी एक एंड कोई है फिक्स्ड हो, चाहे बोथ दी एंड